हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आईआईटी के ऊपर वीडियो बनाओ। प्यारे बच्चों, इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल अबाउट आईआईटीज। जितने भी आपके आईआईटी हैं जो एनसीईटी के थ्रू आईटीपी कोर्स कराते हैं, उन सभी का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, कट ऑफ कितनी जाती है यहाँ पे डिटेल में बताने जा रहे हैं, कितना कट ऑफ जाने वाला है, और साथ ही साथ हॉस्टल हर जगह अवेलेबल है कि नहीं है, और सीट्स कितने हैं और फीस कितना है। इन सभी के बारे में आपको A to Z इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। इसके अलावा आपको कुछ भी चीजें नहीं जाननी है, जो चीज आपको आईआईटी को लेकर जानना था हर चीज आपको हमें बता देंगे बच्चे, है ना। तो अगर आप नए होंगे, अगर आप एनसीईटी का एग्जाम दिए हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं बच्चे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को हम लोग आगे बढ़े। और सुनिए, इसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई वीडियो देखने की कोई नीड नहीं है, चाहे आपका आईआईटी जोधपुर हो, चाहे आपका आईआईटी खड़गपुर हो, आईआईटी रोपड़ हो, आईआईटी आईएसएम धनबाद हो, आईआईटी भुवनेश्वर हो, सभी का लेटेस्ट अपडेट आपके सामने लेकर आया है जो इस सेशन का है बच्चे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आपके जूनियर्स भाई बहन होंगे तो आप उन्हें जरूर बताइएगा कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट का जो फर्स्ट बैच होता है श्योर सिलेक्शन प्लस बैच, वो आ चुका है। या फिर आप में से बहुत सारे बच्चे आईआईटी के लिए ड्रॉप लेना भी चाहते हैं, ठीक है। आपको पता हो अगर आपके मार्क्स कम होते हैं तो आईआईटी में आपके एडमिशन नहीं हो पाते हैं। अभी कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो आप बच्चे इस कोर्स में एनरोल हो सकते हो। बहुत कम फीस है और इतने कम फीस में आप सभी के यहाँ पे कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अभी जो है इस फीस पर ऑफर चल रही है, यानी अभी आप 2999 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जहां पे सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ए ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात हम यहाँ पे देखने वाले हैं, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ए, जो आपको दिख रहा है ए आपका आईआईटी खड़गपुर है, और यह 2026 का आपके सामने आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टस देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आप देखो, पहली बात आप सुन लो, हमारी बातें सुन लो आप ध्यान से, ठीक है। चाहे कोई भी आईआईटी हो, यहाँ पे पीसीएम वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं। आप सोचोगे क्या सर मेरे बायोलॉजी है तो एलिजिबल नहीं है क्या? देखो, एक आपका आईआईटी भुवनेश्वर है, अगर आपके 12th में पीसीएम रहा है, ठीक है, या फिर पीसीएम भी रहा है, और एनसीईटी के एग्जाम अगर बायोलॉजी आप लिए हो, तब जाकर आप आईआईटी भुवनेश्वर में एलिजिबल हो, ठीक है। और अगर अदर आईआईटी की बात करें तो वहां पे आपका चाहे आपका 12th हो, चाहे आपका डोमेन सब्जेक्ट हो, हर जगह आपका पीसीएम कंपलसरी है, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। ये बच्चे आपका कॉमन हो गया, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। और सुनो, अब यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट लेकर आप पढ़ाई करते हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, इन तीनों सब्जेक्ट को एज ए मेजर आप ऑप्ट कर सकते हो। एक और आपका है इकोनॉमिक्स। तो अगर आप चाहते हो मैथ मेजर लेना, तो आपको मैथ यहाँ पे डोमेन में होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप फिजिक्स मेजर लेना चाहते हो तो आपका फिजिक्स डोमेन में कंपलसरी है, केमिस्ट्री मेजर की आपका डोमेन में केमिस्ट्री कंपलसरी है, और इकोनॉमिक्स मेजर के लिए आपका मैथमेटिक्स डोमेन में कंपलसरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इकोनॉमिक्स मेजर से आप बीएससी बीएड करना चाहते हो आईआईटी से तो इकोनॉमिक्स डोमेन में कंपलसरी नहीं, ऐसा नहीं है। आपका मैथमेटिक्स है तब आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। और अगर बात करते हैं 10+2 का मार्क्स की बात करें तो लगभग आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, इसी के आपके अप्रोक्स मार्क्स होने चाहिए। इन सभी के बारे में बताया गया है। और टोटल 7 सब्जेक्ट जो आप एनसीईटी के एग्जाम में दिए हो वो आपका कंपलसरी है, और ऑल सब्जेक्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी एक सेक्शन को छोड़कर आ चुके हो, या फिर किसी एक सब्जेक्ट को छोड़कर आ चुके हो। अगर आप छोड़कर आ चुके हो, यानी आपने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा है, तो आप आईआईटी में एलिजिबल नहीं रहोगे। और अगर ड्रॉपर की बात करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड ड्रॉपर अलाउड नहीं है, यानी आप यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ड्रॉपर अलाउड है। अगर आपका 10+2 यानी अगर आपका 12th जो है अगर 2025 में हुआ है, 2026 में हुआ है, या फिर 2026 में 2025 में हुआ है, या फिर 6 में हुआ है, तब जाकर आप एलिजिबल हो। 24 वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये सारी कॉमन चीजें जो आपको हर किसी को पता होना चाहिए। अब आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, है ना। चलिए, और यहाँ पे जो कोर्सेस होती है सेकेंडरी स्टेज का होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सेकेंडरी स्टेज मतलब कि आप यहाँ पे 9 to 12 का टीचर बनोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो, आईटीपी कोर्स को, उसके बाद ब्रिज कोर्स आती है। आपको ब्रिज कोर्स के बारे में बता देंगे डिटेल में। तो ब्रिज कोर्स के थ्रू आप यहाँ पे मिडिल का भी टीचर बन सकते हो, आप फाउंडेशन का भी टीचर बन सकते हो, आप यहाँ पे प्रिपरेटरी स्टेज का भी टीचर बन सकते हो। तो यहाँ पे जो कोर्स होती है सेकेंडरी स्टेज का कोर्स होती है। और अगर सीट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हर एक आईआईटी में आपको 50 सीट देखने को मिलेंगे, जहां पे अलग अलग मेजर का सीट किस तरह से होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। टोटल आप देखोगे, अगर आईआईटी की बात करेंगे तो टोटल आईआईटी मिलाकर यहाँ पे आपको 250 सीट देखने को मिलेंगे। टोटल जो है आईआईटी में 250 सीट है भाई, ध्यान रखिएगा। 250 सीट है, और आप खुद सोचो कि 250 सीट पर कितना कंपटीशन रहने वाली है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे 500 प्लस भी लेकर आए हैं, कितने ऐसे बच्चे जो 400 प्लस भी लेकर आए हैं, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं अब डिटेल में इसको लेकर। तो अगर आप बच्चे यहाँ पे सुनिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकती है, लेकिन हाँ वीडियो बच्चे आपके लिए ऑथेंटिक होगी। और इसके अलावा
इतना अच्छे से आपको कोई एक्सप्लेन भी नहीं करता है और इतना लेटेस्ट अपडेट भी आपके सामने कोई लेकर नहीं आता है। हो सकता है कि इसी थंबनेल पे नेक्स्ट कल आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी आजकल हो रहा है ना, कि सेम टू सेम पूरा कॉपी करी जा रही है। तो कोई बात नहीं, करने दीजिए, है ना, कब तक कॉपी करेंगे लोग। ये देखो यहाँ पे जैसे आपका क्या होता है, रिजल्ट आता है, ठीक है। तो रिजल्ट के बाद आईआईटी क्या करते हैं, अपना जो है जो काउंसलिंग पोर्टल है ओपन करती है। उनका एक वेबसाइट होता है, ठीक है, और उनके काउंसलिंग पोर्टल पे, उनकी वेबसाइट पे जाकर आपको इनरोल करना होता है। आपको अपने सारे इन्फॉर्मेशन देने होते हैं, अपना स्कोर कार्ड देना होता है, अपने सारे आधार कार्ड वगैरह हो गया, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ये सारी चीज आपको देना पड़ता है। और कुछ फीस होती है जो आपको पेमेंट करने पड़ते हैं। अगर आप आईआईटी खड़गपुर की बात करोगे, यहाँ पे देखो 750 रुपए है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, अगर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते हो, कट ऑफ लिस्ट में नहीं आते हो, तो होता क्या कि फिर आपको रिफंड नहीं करी जाती है। तो आपको सोच समझकर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा और सोच समझकर आपको यहाँ पे पेमेंट करने होंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और अब देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं आईआईटी केजीपी का, आईआईटी खड़गपुर की बात करेंगे। यहाँ पे देखो सीट का इस तरह से सीटों को डिवाइड करा गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे फिजिक्स मेजर में जनरल में 5 सीट है और ऐसे बच्चे जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 1 सीट रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस में ऐसे बच्चे जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए भी 1 सीट रिजर्व है। और इस तरह से आपका सीटें आप देख सकते हो। स्टार का मतलब क्या है, वैसे बच्चे जो यहाँ पे दिव्यांग कोटा से आते हैं उनके लिए रिजर्व सीटें हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फिजिक्स मेजर में आपका 13 सीट है और केमिस्ट्री मेजर में आपका 13 सीट है और मैथमेटिक्स मेजर में आपका 12 सीट है और इकोनॉमिक्स मेजर में आपका 12 सीट है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सीटों को डिवाइड करा गया है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे यहाँ पे और चीजों का आप देख सकते हो, बोला गया है कि आपका जो 10+2 होना चाहिए, ठीक है, या फिर इसका कोई इक्विवेलेंट होगा, या तो 2025 में होना चाहिए या तो 2026 में होना चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल रहने वाले हो, अन्यथा आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ बोला गया कि क्लास 12th में आपका पीसीएम कंपलसरी है, भाई ध्यान रखिएगा। क्लास 12th में आपका पीसीएम कंपलसरी है और साथ ही साथ एनसीईटी के एग्जाम में भी आपका पीसीएम कंपलसरी है, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करा गया कि अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका डीओबी जो होना चाहिए 1 अक्टूबर 2001 के बाद का होना चाहिए। और अगर आप एसी एसटी कैटेगरी से हैं, ठीक है, अदर कैटेगरी से आप यहाँ पे हैं, तो आपका यहाँ पे आप देखोगे 1 अक्टूबर 1996 के बाद का होना चाहिए। ये आपका डेट ऑफ बर्थ की बात करा है। अगर आप इससे पहले के हो तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे। और यहाँ पे आप देखोगे आपका जो, अगर आप रिजर्वेशन ले रहे होते हैं ओबीसी का चाहे ईडब्ल्यूएस का, तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए भाई, तो आप देखोगे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। अगर आप इससे पहले बनवाए हो तो आप फिर से बनवा लीजिएगा, वो आपका मान्य नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप हो सकता है कि मिलिट्री से बाहर भी हो सकते हैं, तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को बनवा लीजिएगा। वो भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का काम नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे इनका जो फी स्ट्रक्चर है काफी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। एनआईटी के अकॉर्डिंग देखो तो बहुत कम फीस है आईआईटी का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे इनका फीस यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि आपका वन टाइम पेमेंट इतना हो गया। आपका जनरल वाले बच्चों के लिए 3000 रुपए ट्यूशन फी होगा और एसी एसटी वाले बच्चे या फिर दिव्यांग कोटा से आते हैं उनके लिए 0 रुपए होंगे, है ना। तो इस तरह से आपका ये सारे चीजें दिए हुए। आप जैसे हॉस्टल एडमिशन फीस आपका हो गया, है ना, स्टूडेंट वेलफेयर फीस हो गया, मेडिकल एग्जाम फी हो गया आपका, ठीक है। ये सारी चीज आपका हॉस्टल कॉशन आपका डिपॉजिट हो गया, जो आपको बच्चे आपका रिफंडेबल होता है, ठीक है। लाइब्रेरी कॉशन मनी आपका वो भी आपका रिफंडेबल होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट कॉशन मनी ये भी आपका रिफंडेबल होता है। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। और फाइनली आप देखोगे यहाँ पे कुल मिलाकर कितने आपको फीस देने हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट सेम में, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 64,000 के अप्रोक्स आपको फीस देने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें आपका मेस चार्ज भी इंक्लूड होता है, ध्यान रखिएगा, यानी खाने का खर्चा भी इंक्लूड होता है। साथ ही साथ आपका एकेडमी का फीस हो गया, हॉस्टल का फीस हो गया, रूम रेंट वगैरह जो होता है, ठीक है, हर चीज इसमें इंक्लूड होता है फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। और ऐसे बच्चे जो एसी एसटी से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए 61,000 के अप्रोक्स आपको पेमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ, ठीक है। ऐसे आपका सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में बस आपका ट्यूशन फी नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। ए वाली जो फी है आपका माफ हो जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर में आपको कितना देना पड़ेगा भाई, सेकेंड सेम में आपको लगभग 60,000 के अप्रोक्स देना पड़ेगा और आपको यहाँ पे इतना ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका एकेडमी का फी स्ट्रक्चर रहता है। इसमें हर चीज आपका इंक्लूडेड होता है। आप देखो मेस चार्ज भी आपका इंक्लूड है, हॉल इस्टेब्लिशमेंट आपका चार्ज इंक्लूड है, हॉस्टल ओवरहेड चार्ज इंक्लूड है, ठीक है। हर चीज इसमें इंक्लूड होता है भाई। इसके अलावा आपको कोई फीस नहीं देनी है। अब ये आपका देखो, ये आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है आपका आईआईटी केजीपी का, यहीं पे आपका क्लासेस वगैरह चलने वाली है, ठीक है। और अगर बात करते हैं फिजिक्स वगैरह का, तो फिजिक्स वगैरह का क्लास भी क्या होता है, और जो बच्चे बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो उनके साथ आई थिंक मुझे लगता है आपका क्लासेस वगैरह चल रही होती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का फीडबैक रहा है ना, मतलब कोई भी वहां पे आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलने वाले हैं, है ना। अब बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह के ज्ञान देते हैं, है ना, कि भाई बीटेक का लेवल बहुत हाई है,
बीएससी बीएड कुछ नहीं है, ठीक है, तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता, वो आपको खुद ज्ञान दे रहे होते हैं, ठीक है। जिनका ढंग से एनआईटी में एडमिशन नहीं हो पाता है, वो आपको ज्ञान दे रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए आप लोग, ठीक है। अगर आपका एडमिशन हो रहा है, बीएससी बीएड के बच्चे एडमिशन ले रहे हो आप, तो लोग कोई टेंशन की बातें हैं, हर चीज आपको देखने को मिलेगा, नए नए एक्सपोजर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलते हैं, यानी हर चीज जो आपको चाहिए होगा, हर चीज आपको हमें मिल जाते हैं, ठीक है। और प्लेसमेंट का भी चांसेस बच्चे यहाँ पे रहने वाली है ना। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, अभी कट ऑफ के बारे में लास्ट में बात करने वाले हैं, ठीक है, कट ऑफ कितनी जाने वाली है। नेक्स्ट हमारा आईआईटी भुवनेश्वर होगा, इसका भी लगभग सेम वही है कि ऑल 7 सब्जेक्ट आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। डीओबी की बात करेंगे, आप देख सकते हो 1 अक्टूबर 2006 के बाद का होना चाहिए, इसका है, ठीक है। वहां पे क्या आईआईटी केजीपी में क्या था कि 2001 के बाद का होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 2006 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर 2003 के बाद का होना चाहिए ओबीसी के लिए, 1 अक्टूबर 2001 के बाद का होना चाहिए किसके लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब सुनो, अगर आपको यहाँ पे फिजिक्स मेजर लेना है, ठीक है, तो आपके एनसीईटी के डोमेन में फिजिक्स कंपलसरी है, मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका देखो यहाँ पे 10+2 में, देखो यहाँ पे 10+2 में आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी भाई, जैसा हमने शुरू में आपको बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पे 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, 55% ओबीसी वाले बच्चों के लिए, 50% यहाँ पे एससी एसटी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। अगर वहीं बात करते हैं अलग, अगर केमिस्ट्री मेजर की बात करें, तो आपको डोमेन में केमिस्ट्री होना चाहिए, 10+2 में मैथमेटिक्स होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। वही अगर मैथमेटिक्स मेजर की बात करते हैं तो सेम टू सेम वैसा ही है कि 10+2 में भी आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। और एनसीईटी के डोमेन में या तो आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया हुआ है या फिर मैथमेटिक्स, दोनों बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स लिए होंगे वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। और अगर बात करते हैं इकोनॉमिक्स मेजर को लेकर, तो इकोनॉमिक्स मेजर के लिए आपके 10+2 में मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक है। बाकी एनसीईटी के डोमेन में आप देखोगे यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक्स मेजर के लिए आपका मैथमेटिक्स जो है 10+2 में कंपलसरी है, एनसीईटी के डोमेन में है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ती है, ठीक है, ऐसा बोला गया यहाँ पे, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे बात करेंगे इनका जो फीस स्ट्रक्चर है आईआईटी भुवनेश्वर का, आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग उनका भी फीस जो है आईआईटी खड़गपुर के अकॉर्डिंग रहने वाली है ना, उसी के बराबर भाई, लगभग उसी के समान है। आप देख सकते हो डिटेल में फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन मनी रिफंडेबल होता है, 12,000 रुपए आपका रिफंड कर दी जाती है ना। यहाँ पे आप देखोगे, हाँ अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं, वैसे बच्चे जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए यहाँ पे 64,000 देना, वहां भी आपको देना था, इसमें भी आपका मेस चार्ज, आपका हॉस्टल चार्ज, हर चीज इसमें इंक्लूडेड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक सेमेस्टर का हुआ। और वहीं अगर बात करते हैं एसी एसटी वाले बच्चे, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों का, वहां पे आप देखो 59,000 आपको देने पड़ेंगे। और अगर सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे लगभग 20,000 कम लगते हैं, यानी आप देखोगे 64 के जगह 42 लग रहा है आपका, है ना, 59 के जगह 37 लग रहा है। वहीं अगर 3rd, 5th और 7th की बात करें तो 44 और 39 लगने वाले। अगर आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ आपका फर्स्ट सेम में आपको दिक्कत हो रही है, थोड़ा ज्यादा फीस लग रहा है। बाकी आप देखोगे आईआईटी अगर केजीपी के अकॉर्डिंग देखें तो इनका फीस कम है आईआईटी भुवनेश्वर का, तो आईआईटी भुवनेश्वर भी आप जा सकते हो बच्चे, ठीक है। बहुत कम फीस है इसका, बहुत कम नहीं बोल सकते लेकिन हाँ उसके अकॉर्डिंग कम है भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अगला जो आपके सामने आईआईटी भुवनेश्वर का, ये आपका देखो सीट मैट्रिक्स है, किस तरह से सीट को डिवाइड करा गया है। स्टार का मतलब क्या होता है कि आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए रिजर्व है। बाकी आप देख सकते हो फिजिक्स मेजर यहाँ भी है, केमिस्ट्री मेजर भी है, मैथमेटिक्स मेजर भी है, और आपका इकोनॉमिक्स मेजर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो आपका काउंसलिंग का फीस होता है 500 रुपए लगते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, रिफंड आपका नहीं करी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे लिखा गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है, जिसके बारे में पहले भी आपको बता रखे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, एनसीईटी का स्कोर कार्ड। अभी कुछ यूनिवर्सिटी है जो बिना स्कोर कार्ड के आपका एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन एडमिशन नहीं ले रहे हो, आपका सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आपका डाटा ले रहे हैं, ठीक है। बाद में आपको उनके समर्थ पोर्टल पर आपको बच्चे काउंसलिंग करानी ही पड़ेगी। आपको जो गवर्नमेंट का एक पोर्टल होता है समर्थ पोर्टल, जब तक आपका समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है नहीं, आप वहां पे कॉलेज का स्टूडेंट नहीं माने जाओगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हर एक यूनिवर्सिटी का एक अपना खुद का समर्थ पोर्टल होता है, ठीक है। तो उस पर जब तक आप रजिस्टर नहीं करते हो, गवर्नमेंट के पास आपकी डाटा नहीं जाती है ना, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया गया है फोटोग्राफ का साइज वगैरह, आपको सिग्नेचर वगैरह चाहिए, ठीक है। आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप कब का बना होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, अब देखो यहाँ पे लास्ट ईयर क्या हुआ था, एनटीए ने मिस्टेक करा हुआ था, जो रिजल्ट दिया था वो आप देखोगे परसेंटाइल की बेस पे दिया हुआ था, लेकिन ओवरऑल परसेंटाइल नहीं दिया हुआ था, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट का परसेंटाइल दे दिया था, तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ठीक है, पारदर्शिता नहीं थी, जिसकी वजह से आईआईटी जो भुवनेश्वर है वो गलत आधार पर एडमिशन ले लिए थे, ठीक है। सही तरीके से एडमिशन नहीं हो पाया था यहाँ पे। और इस बार भी यही बात दोहराए हुए हैं कि अगर एनटीए रिजल्ट देता है स्कोर कार्ड के बेस पे, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड के बेस पे देता है, तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि आपका टोटल स्कोर यहाँ पे जोड़ा जाएगा, ठीक है। टोटल आपका नॉर्मलाइज स्कोर ऐड होगा, और अगर मान लीजिए किसी का सेम अगर हो जा रहा है, किसी मेजर में सेम मार्क्स आ जा रहे हैं, तो वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड का जितना मार्क्स ज्यादा होगा
वहां उसको एडमिशन मिल जाएगी, ऐसा बोला गया है। लेकिन अगर जो एनटी यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर देता है तो ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है। ओवरऑल परसेंटाइल क्या यही फॉर्मूला रहने वाला है, इसी फॉर्मूला के बेस पर कट ऑफ बनने वाली है। क्या है, डोमेन 1 प्लस डोमेन 2 प्लस डोमेन 3 प्लस आपका जीटी हो गया प्लस 0.8 इंटू परसेंटाइल इन लैंग्वेज 1 प्लस लैंग्वेज 2 प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपका फॉर्मूला रहने वाली है। और लास्ट ईयर इन्होंने इसी फॉर्मूले के बेस पे एडमिशन लिया था, जबकि एनटीए ने गड़बड़ी करी थी, इसलिए ऐसा इनको करना पड़ा। लेकिन इस बार जो है एनटीए जो है नॉर्मलाइज स्कोर ही देगा, अगर नहीं देगा भाई देना ही पड़ेगा उसको, है ना। तो इसी आधार पे आपका एडमिशन होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आपका आईआईटी रोपड़ अगला हो जाएगा। आईआईटी रोपड़ का आगे बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर भी लगभग वही सारी चीजें जो आपको पहले से बताते आ रहे हैं। अगर कुछ डिफरेंसेस होंगे तो आपको बता देंगे, है ना। लगभग वही है कि ऑल आपके 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट होने चाहिए, 10+2 में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल में, और आप देखोगे यहाँ पे ओबीसी के लिए 55% और आप देखोगे एससी एसटी के लिए 50% होना चाहिए, ठीक है। और सुनो आपका पीसीएम कंपल्सरी, भाई पीसीएम कंपल्सरी 10+2 में भी, आपका एनसीईटी के एग्जाम में भी आप देखोगे दोनों जगह पीसीएम कंपल्सरी होने वाली है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो, और देखो यहाँ पे आप बोलोगे, देखो ये आपका 250 रुपए यहाँ पे काउंसलिंग का फीस लगता है, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, यानी कम है, बहुत कम है। और ये आपका डीओबी हो गया, आप देख लो भाई डीओबी के अंदर में आते हो कि नहीं आते हो, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे कि जो आईआईटी भुवनेश्वर है, आईआईटी भुवनेश्वर यहाँ पे सेकेंड ड्रॉपर या थर्ड ड्रॉपर की बात नहीं करता है, आप यहाँ पे देख लो भाई, है ना, जो ड्रॉपर बच्चे हैं आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। आईआईटी भुवनेश्वर जो है आप देखो कहीं पर भी इन्होंने मेंशन नहीं करा है कि हमारे यहाँ सेकेंड ड्रॉपर या फिर थर्ड ड्रॉपर अलाउड है या नहीं है। इन्होंने सिर्फ उसी बात करा हुआ है डीओबी के बारे में, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के बारे में। अगर आप इनके एज क्राइटेरिया के अंडर में आते हो तो आप एलिजिबल हो, चाहे आप थर्ड ड्रॉपर हो चाहे फोर्थ ड्रॉपर हो, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहीं नहीं बोला हुआ है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है भाई, कहीं बोला ही नहीं है इन्होंने, और एडमिशन में लिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही आपका आईआईटी रोपड़ भी बच्चे, आप आईआईटी रोपड़ देखोगे, आईआईटी रोपड़ का जो क्राइटेरिया है आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। आईआईटी रोपड़ भी क्या कहता है, आप देखो इनको ये भी बोलता है कि आपका डीओबी ए होना चाहिए, अगर आप इसके अंडर में आते हो तो आप हमारे यहाँ एलिजिबल हो, चाहे आप सेकेंड ड्रॉपर हो चाहे आप थर्ड ड्रॉपर हो, मुझे उससे मतलब नहीं है ना, ये आपका आईआईटी रोपड़ का कहना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आईआईटी रोपड़ का आप देखोगे सीट मैट्रिक्स है, किस तरह से इन्होंने सीटों को डिवाइड करा हुआ है। यहाँ पे देखो इन्होंने गलत दिया था, 21 ही सीट दिया था, बाद में इन्होंने इंक्रीज करा हुआ था, ठीक है। इनका भी लगभग वही है 13-13, 12-12 करके, है ना, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 3 ही मेजर है ना, 18-18 करके सीट है आपका, 18-18, 17 ऐसे करके सीट आपका होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे और भी चीजें दिया गया, आप इसको भी देख सकते हो भाई, वही सेम चीज है, डेट ऑफ बर्थ आपका इसके अंडर में होना चाहिए, 10+2 में आपका यहाँ पे इतने मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। दोनों में आपका पीसीएम होना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे आईआईटी रोपड़ का फी स्ट्रक्चर है भाई, ये भी आपका लेटेस्ट ही है, मान लो, ठीक है, 25-26 का दिया है, लेकिन लगभग यही रहने वाली है, ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कम फीस है भाई, ध्यान आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका फीस कम दिख रहा है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे मेस चार्ज आपका आई थिंक यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा देख लेता हूँ मेस चार्ज इन पे इंक्लूड है कि नहीं है ना। देखो यहाँ पे सेमेस्टर फीस आपका ट्यूशन फी वगैरह हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका हॉस्टल का रेंट हो गया, ओके ओके। हाँ यहाँ पे मेस चार्ज इंक्लूडेड नहीं भाई, मेस का चार्ज आपको लगभग आप देखोगे 18,000 आपको हर सेमेस्टर में देना पड़ता है ना, 18,000 के आसपास, 17,000, 16,000, 18,000 रुपए आपको यहाँ पे जो मेस का चार्ज है वो आपको देना पड़ता है। मेस का चार्ज इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी आप अगर देखोगे लगभग फीस भी उसका क्या है, लगभग वही है, सेम रहने वाली है आईआईटी भुवनेश्वर के अकॉर्डिंग और आपका आईआईटी खड़गपुर के अकॉर्डिंग, ठीक है। लगभग आप देखोगे इसमें 40,000 हो गया, 20,000 जोड़ लो आप लोग, 20,000 या 15,000 जोड़ लो आप लोग, तो 55,000 हो जाएगा। इस तरह का आपका फीस रहने वाला है। ए आपका हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का, और ए आपका हो जाएगा, सॉरी ए इसके लिए जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जो ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, और ए एससी एसटी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो ए आपका बच्चे सेमेस्टर का फीस रहने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में लगभग सेम ही रहने वाली है। नेक्स्ट हमारा आईआईटी जोधपुर हो जाएगा। आईआईटी जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर भी आपका पीसीएम कंपल्सरी भाई, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन कर दिया ड्रॉपर के बारे में कि आप यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉपर रहने चाहिए, ठीक है। आईआईटी आपका भुवनेश्वर नहीं मेंशन करा है, आईआईटी रोपड़ मेंशन नहीं करा है, तो आईआईटी भुवनेश्वर और आईआईटी रोपड़ के लिए आप उनके एज क्राइटेरिया के अंडर में आते हो तो आप एलिजिबल रहने वाले हो। आईआईटी जोधपुर की बात करें, यहाँ पे आप देखोगे सेकंड ड्रॉपर अलाउड नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे और चीजों को आप देख सकते हो, इतने मार्क्स आपके होने चाहिए 10+2 में, ठीक है। बाकी और चीजों का अब देखो पीसीएम, यहाँ पे पीसीएम दोनों में होना चाहिए, आपका 12th में भी आपका यहाँ पे डोमेन में भी, ठीक है, 12th में भी आपका और एनसीईटी के डोमेन में भी आपका यहाँ पे पीसीएम कंपलसरी है भाई, ध्यान रखिएगा, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इनका फीस जो सीट मैट्रिक्स है इस तरह से रहने वाली है। आप देखोगे ओपन यानी जनरल कैटेगरी का 18 सीट है, ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों का 1 सीट रिजर्व है, जनरल ईडब्ल्यूएस का 5 सीट है, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का 0 सीट है, एसटी का 8 सीट है, एससी पीडब्ल्यूडी का 0 सीट है, एसटी का 4 सीट है, एसटी इस तरह से मतलब आप सीटों को देख सकते हो। और यहाँ पे ए आपका एकेडमी का फीस स्ट्रक्चर रहने वाली भाई, ठीक है। आप देखो ट्यूशन फी 50,000 रुपए लग रही है। यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज्यादा फीस अगर आईआईटी की बात करें आपका आईआईटी जोधपुर लेता है,
इसीलिए इसकी कट ऑफ सबसे कम जाती है, यही वजह है। ठीक है, ट्यूशन फी 50,000 रुपए। ठीक है, आप एडमिशन फी आपका 3800 रुपए यानी 6000 यहाँ पे आपका हो गया मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका कॉन्वोकेशन फी आपका हो गया, वन टाइम हो गया। सेमेस्टर का फीस आपका 27,250 रुपए आपके लगते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो टोटल कितना हुआ, 80,000 50 30 80,000 हो गया, 80,000 85,000 मान लो, 85,000 आप देख सकते हो। रिफंडेबल डिपॉजिट आपका हो गया 8,000 रिफंड आपके करे जाएंगे। और इस तरह से लगभग आप देख सकते हो लगभग 80,000 90,000 के अप्रोक्स आपका फीस रहने वाली है ना। ये आपका एकेडमिक का फीस रहने वाली भाई। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही रहने वाला है, और सेकंड में भी। सेकंड में सिर्फ ट्यूशन फी नहीं लगता है ना, ये नहीं लगता है, बाकी आपको सारे देने पड़ेंगे। सेमेस्टर का फीस हो गया, कॉन्वोकेशन का फी हो गया, एडमिशन का फी हो गया है ना। और उसके बाद आपको रिफंडेबल डिपॉजिट आपको 8,000 रुपए देने पड़ते हैं, वो भी आपको देना पड़ेगा, जो आपका रिफंड कर दी जाएगी। तो अब देखो 50,000 रुपए नहीं लगते हैं वाली, ए वाला सेकंड में नहीं लगता, फिर आपका थर्ड में फिर से लगेगा। ठीक है, थर्ड में लगेगा आपका बच्चा यहाँ पे, फिफ्थ में लगेगा आपका, सेवंथ में लगने वाली है। ठीक है, इस तरह सबका आपका जो है जोधपुर का कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट हमारा जो नया आपका IIT ISM धनबाद जो ऐड हुआ है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इन्होंने भी यहाँ पे डिटेल में बता रखा है कि हमारे पास इतने सीटें हैं, 15 सीट BSc BEd फिजिक्स में है, 15 सीट आपके 15 सीट जो केमिस्ट्री में है, 20 सीट आपका मैथमेटिक्स में है। और इस तरह से आपका बच्चे यहाँ पे रिजर्वेशन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ए भाई और इन्होंने बता रखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो बोला क्या गया है कि आपका 10+2 में यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10+2 आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, पास होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो, AWS कैटेगरी से हो, आपका 60% होना चाहिए, OBC NCL 55%, लगभग सारे IIT का यही बच्चे परसेंट रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे देखो वो भी बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ इसी के अंडर में होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, आप AWS कैटेगरी से हो, तो 1 अगस्त 2006 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल हो भाई, ध्यान रखना। तो ये जो है ड्रॉप ईयर के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी आप ड्रॉपर अलाउड है, सेकंड ड्रॉपर थर्ड ड्रॉपर अलाउड है, लेकिन आप यहाँ पे एज क्राइटेरिया के अंडर में आ रहे हो कि नहीं, आप देख लेना भाई। आप लोग 1 अगस्त 2003 के बाद का OBC NCL वाले बच्चों के लिए होना चाहिए, और वैसे बच्चे जो SC ST PWD कैटेगरी से उनके लिए यहाँ पे 1 अगस्त 2001 के बाद का होना चाहिए। अब सुनो, अगर आपको फिजिक्स मेजर लेना है IIT ISM धनबाद में, तो NCERT में आपको फिजिक्स यहाँ पे कंपलसरी था आपके लिए। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट में, और कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी आपका 10+2 में मैथमेटिक्स है, यानी सेम टू सेम जो क्राइटेरिया रहने वाली है वो IIT भुवनेश्वर के अकॉर्डिंग रहने वाली है, जो आपका IIT BBSR का है, सेम टू सेम IIT ISM धनबाद का भी है। ठीक है, IIT भुवनेश्वर में यही बोलता है आपसे, है ना, अगर आपको फिजिक्स मेजर लेना है, ठीक है, तो फिजिक्स मेजर के लिए NCERT में आपको फिजिक्स कंपलसरी है, चाहे NCERT में बायोलॉजी लियो, कोई मतलब हमसे नहीं है। 10+2 में PCM होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए भाई, आपका PCM होना चाहिए। ठीक है, या फिर PM होना चाहिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। और अगर आप केमिस्ट्री मेजर चाहते हो, तो NCERT के डोमेन में केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10+2 में आपका मैथमेटिक्स है कि नहीं बताओ भाई, है ना, 10+2 में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। उसके बाद मैथमेटिक्स मेजर के लिए आपका देखो यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, आप एलिजिबल हो, और 10+2 में भी आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, यानी दोनों जगह आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी आपके लिए है। यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने अपना फी स्ट्रक्चर बता दिया है। ठीक है, लेटेस्ट है 2026-27 का, आप देख सकते हो यहाँ पे इनका फीस रहने वाली है। अगर आप फाइनल फीस की बात करें, ठीक है, तो ये आपका फाइनल फीस रहने वाला है। अगर बात करते हैं बच्चे, आप देखोगे यहाँ पे BSc BEd स्टूडेंट इच सेमेस्टर मानसून और विंटर सेमेस्टर की बात करते हैं, तो ये आपका फीस रहने वाला है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपका फीस, सॉरी फर्स्ट सेम में आप देखोगे 51,000 रुपए आपका OBC और जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का, और SC ST PWD कैटेगरी वाले बच्चों का 41,000 रुपए लगने वाले हैं। ठीक है, विंटर सेमेस्टर की बात करें, आपका सेकंड फोर्थ सिक्स और 8th की बात करें, तो 21,000 रुपए भाई, बहुत कम फीस है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत कम फीस है भाई, देख लो आप लोग। IIT ISM धनबाद का फीस सबसे कम है, जहां तक मुझे भी लगा। ठीक है, आप देख सकते हो, अगर ध्यान से आप हमारी बात को सुनो, हम बात करें जनरल और OBC कैटेगरी वाले बच्चों को, आपको फर्स्ट सेम में देना होगा 51,000 रुपए। ठीक है, सेकेंड सेम में आपको 21 देना होगा, थर्ड में आपको 30 देना होगा, फोर्थ में आपको 21, फिफ्थ में आपको 30, और आपको छठवें सेमेस्टर में 21, सातवें में 30, आठवें में 21। लो भाई, बहुत कम फीस है इसका, है ना। ये अब देखो आपकी ये जो फीस है, किस चीज का फीस आप ले रहे हैं। ठीक है, क्या इसमें मेस चार्ज इंक्लूड है कि नहीं है भाई, आप एक बार देख लेना इसको। और वहीं अगर SC ST की बात करें तो इतने फीस रहने वाली है। तो जहां तक मुझे लगता है कि इनका मेस चार्ज यहाँ पे इंक्लूड, अब देखो यहाँ पे भाई, देखो ये मेस का चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा, 19,000 रुपए आपको मेस का चार्ज देना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये आप देख लो, तो मुझे लगता है बराबर ही हो गया भाई, मैं फालतू खुश हो रहा था, है ना, मुझे लगा कम फीस है भाई। कोई बात नहीं, लगभग IIT का फीस आपको लगभग सबका सेम ही लग रहा है। ठीक है, भुवनेश्वर का थोड़ा कम है, बाकी सबका सेम है भाई। देखो आप यहाँ पे देख लो, ये सारे आपका हॉस्टल का एडमिशन फी आपसे ली जा रही है। ठीक है, ये सारे फीस आपके एनुअल चार्ज आपसे ली जा रही है, हॉस्टल मैनेजमेंट फंड हो गया, बसंत ऋतु का फंड हो गया, स्टूडेंट इंश्योरेंस फी हो गया आपका, जो मेडिकल वगैरह के लिए आप यूज करते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखो मेडिकल फीस, स्पोर्ट फी, है ना, हॉस्टल सीट रेंट आपका हो गया, वाटर चार्ज हो गया आपका, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है।
आप इसको यहाँ पे देख सकते हो भाई, ठीक है ना। तो ए आपके बच्चे IIT ISM धनबाद का कट ऑफ रहने वाली है, कट ऑफ बोल रहा हूँ, ये आपका बच्चे क्राइटेरिया। अब देखो आप बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर IIT में क्या मेडिकल सर्टिफिकेट लगती है क्या? बिल्कुल लगती है भाई, ठीक है। IIT की बात करें तो हर एक IIT में आपको यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, काफी इजी होता है। ये आपका फॉर्मेट रहने वाली है, IIT भुवनेश्वर ने दे रखा है फॉर्मेट, ठीक है। अभी किसी IIT ने नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आई थिंक मुझे दिया हुआ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, ठीक है। लास्ट ईयर आई थिंक मुझे दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपका फॉर्मेट रहने वाली है और ए आपका CMO लेवल से साइन होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप CMO साइन नहीं करा पाते हो तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, आपके जो जिले में जो अस्पताल होती है, आप वहां से फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हो, इसको प्रिंट करा लेना। बाकी आप सारे चेक करा लीजिएगा। अब चेक नहीं भी कराओ कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे साइन उनका होना चाहिए, ठीक है। तो भाई चेक ही करा लेना आप लोग, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। बाकी देखो ए बच्चे हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हर पर की आपको अपडेट दी जाएगी, ठीक है। बाकी आप देखो आप में से, हाँ अब हम कट ऑफ के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। कितनी कट ऑफ आपका एक्सपेक्टेड है, मैं आपको कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूं बच्चे, ठीक है, कि कितना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए। इस बार मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। तो आप ब्लेम मत देना कि सर आप कट ऑफ बताया मेरा हुआ नहीं, भाई मैं आपको सेफ स्कोर बताने जा रहा हूं। अगर आप IIT KGP को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप देखो जनरल 400 के आसपास आपका होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए। OBC 380 प्लस, आपका SC ST 340 प्लस, PWD आपका 300 प्लस। अगर IC BVSR आपका हो गया 400 प्लस, 380 प्लस, 340 प्लस, लगभग सेम रहता है कट ऑफ दोनों का। KGP की बात करें या BVSR की बात करें, लगभग सेम कट ऑफ रहने वाली, ठीक है। और यही कट ऑफ आपका बच्चे यहाँ पे धनबाद का भी रहने वाला है लगभग, ठीक है। 400, 370 के आसपास, 340 के आसपास और 300 के अप्रोक्स, तीनों का कट ऑफ लगभग सेम रहने वाली है। अब उसके बाद जो सेकंड पे आएगा आपका IIT रोपड़, इसका थोड़ा कम कट ऑफ रहने वाली है, थोड़ा कम रहेगी, उतना कम नहीं रहेगी। और सबसे कम जो कट ऑफ रहने वाला है आपका IIT जोधपुर का कट ऑफ रहने वाली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको मिल चुका है। अगर आपके इतने प्लस है मार्क्स हैं तो आपका मुझे लगता है इजीली से आपका एडमिशन हो जाने चाहिए, ज्यादा मुझे लगता है। मैं अपने 3 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को लगातार मैं बात करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमारे ऑफिस के नंबर पर कॉन्टेक्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे इंस्टा मैसेज करते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे इंस्टा मैसेज करते हो, है ना भाई। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बच्चे कट ऑफ बता चुके हैं आपको। बाकी जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं या फिर आप में से अगर आपके जूनियर्स होंगे, आपके भाई बहन अगर तैयारी करना चाहते हो NCT का, तो उन्हें बोलिए कि आप यहाँ पे श्योर से प्लस बैच ज्वाइन करवाइए, ठीक है। क्लासेज जो है 1 जून से क्लासेज आपका स्टार्ट होने वाली है। बाकी देखो भाई किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। बाकी ऑफिस के नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चों को डाउट्स अगर होंगे, अगर पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टा मैसेज कर सकते हो। इंस्टा है ऑफिशियल विकास सर के नाम से, ठीक है। वहां पे आप आ सकते हो, ठीक है। बाकी देखो टेंशन आपको नहीं लेना है। और मुझे लगता है IIT की बात करें तो इसके अलावा मुझे लगता है आपको कोई चीज और नहीं जाननी चाहिए, हर चीज आपको लगभग पता चल चुका है। और मुझे लगता है और क्या आपको जानना चाहिए भाई, तो भाई यहाँ पे देखो सीट्स के बारे में बता दिया, आपको फी आपको बता ही दिया है ना। हर एक IIT का हॉस्टल आपको हर जगह, आपको हर बच्चे को हॉस्टल मिल जाती है। एक हॉस्टल में 2 या 3 लोग रहते हैं, ठीक है। सिंगल भी आप रह सकते हो, सिंगल का फीस थोड़ा ज्यादा लगता है। आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी पता चल चुका है, आपको कट ऑफ पता चल चुका है, ठीक है। अब कुल मिलाकर अब देखो भाई यहाँ इतना काफी आपके लिए। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कुछ और चीज आपको IIT के बारे में जानना चाहिए। बाकी आप वहां चले जाना IIT में, तब जाकर और चीजों का जाइएगा कि प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। आपको एडमिशन के बाद ही पता चलेगा। अभी फर्स्ट बैच आपका निकलने वाला है 2027 में, जो आपका 2023 में एडमिशन लिए हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कहाँ प्लेसमेंट मिल रही है और प्लेसमेंट का रेशियो क्या है, ठीक है। बाकी मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट में, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी मुस्कुराते रहिए। बाकी एडमिशन तो होगा ही होगा, काउंसलिंग प्रोसेस वेट करिए। रिजल्ट का बहुत जल्द आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट का इंतजार करा जा रहा है हम लोग, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, ताकि भाई यहाँ पे आपको एक सेफ स्कोर बता सके। बाकी ये भी लगभग जो कट ऑफ बताया बच्चे, लगभग वही कट ऑफ रहने वाली है और यही रहने वाली है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं जाएगा ना कम ही जाने वाली है ना। लगभग यही आपका एवरेज कट ऑफ रहने वाली है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।